नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे दुनिया में किस तरह से हालात हैं, खासतौर से पड़ोसी मुल्क में कैसे अब यहाँ की सरकार, यहाँ की सेना बेलगाम होती जा रही है अपनी नाकाम नीतियों की वजह से। लोगों को गुस्सा शांत करने में इस कदर नाकाम एक तरह से साबित हो रहे हैं जो पाकिस्तान एक बार फिर टूट की कगार पर पहुंचता नजर आता है। किस तरह से यहाँ पर गीदड़ भपकियां तो दी जा रही हैं लेकिन अपनों को मनाने की कोशिशें नहीं की जा रही। यहाँ का रक्षा बजट दिखाने के लिए तो इतना बड़ा है, लेकिन क्यों? जनता की सेवा के लिए नहीं, उन्हें कुचलने के लिए। बताएंगे आपको हर एक पहलू। फटाफट अंदाज में आपने खबरें देखी, अब आपको दिखाते हैं विस्तार से खबरें, विस्तार से ऐसे हालात जो तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं और दुनिया सोचने पर मजबूर है। पाकिस्तान जो अपनी तस्वीर को दिखाने के लिए या छुपाने के लिए लगातार साम दाम दंड भेद कर रहा है, अपनी छवि को बड़ा व्यापक बताने के लिए ढिंढोरा पीट रहा है, लेकिन वहां की आवाम चीख चीख कर जो तस्वीरें बयां कर रखी हैं, हालात बयां कर रखी हैं, वो शायद इन तक नजर नहीं आती या फिर ये कान बंद करके बैठते हैं। पाकिस्तान की कमजोर और नाकाम शहबाज सरकार, जिनकी घटिया नीतियों की वजह से यहाँ का एक बड़ा हिस्सा सुलगता हुआ फिलहाल नजर आता है। बीता लगभग एक हफ्ता पीओके के लिए बड़ा खतरनाक, दर्दनाक, जिस तरह के हालात रहे वो शर्मनाक रहा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत ज्यादा हालात जुदा नहीं है। यहाँ पर लोगों का गुस्सा कई दशकों से सुलग रहा है और अब वो गुस्सा सड़कों पर नजर आता है। आपको कुछ तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जो आपको बखूबी हालात बताएंगे। पीओके से आई तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें पीओके के रावलकोट से आई, बीती 7 जून की बताई जाती है। दावा किया जा रहा है कि जो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई का ये वीडियो है और इस वीडियो में फायरिंग की जो आवाज साफ तौर से सुनाई दी जा रही है। आपको ये पूरा वीडियो फुल स्क्रीन पर दिखाते देखिए जरा। और दरअसल आरोप है कि सुरक्षा बलों ने यहाँ पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। बहुत मुश्किल है। उम्मीद ना जैसे दरवाजा बंद करिए, अंदर रहिए। अच्छा ये गोलियों की तड़तड़ाहट, लोगों के आवाज में वो डर, भगदड़, साफ तौर से सारी इमोशन, सारी हालात इस एक वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हालात रहे। अब आपको सुनाते हैं वो ऐलान भी जो कश्मीर में प्रदर्शनकारी सरकार को चुनौती देते हुए कर रखे हैं। इन हालातों को देखते हुए किस तरह से लोगों का गुस्सा है, सुनिए। कश्मीर तुम्हारे बाप की जाति नहीं है, नहीं है। कश्मीर याद आया और इसका फैसला कश्मीरी कर्जन बात असल मुद्दा का है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्ते। होगी कोई ये समझता है कि वो आटे का तोड़ा मीडिया के ऊपर आके बयान देते हैं, कहते हैं हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, हम आटे पे सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। हम तुम्हें कहते हैं हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं सब्सिडी। तुम रियासत से बाहर निकलो, रियासत के सारे व्यवसाय जो है वो हमारे हवाले करो। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने, जम्मू कश्मीर जाने, हमारा मसला है, हमारा मुल्क है, हम जाने, हमारा काम जाने। तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा क्या काम है? हमारे दरिया लूटना? तुम्हारा क्या काम है? तुमने गरीबों का पैसा चोरी करके जो तुमने बंगले बनाए हैं, कोठियां, उनके दरवाजों से कश्मीर की लकड़ी की खुशबू आती है। तो आपने तस्वीरें देखी, वहां पे लोगों के बयान सुने और लोगों का जज्बा, लोगों का गुस्सा, ये सब कुछ नजर आता है। पाकिस्तान में पीओके में पाकिस्तान की तरफ से अनाधिकृत तरीके से जो हिस्से को कब्जे में लिया गया था, वहां की जनता अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है। पीओके में हालात किस कदर बदतर हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब पीओके के लोग पाकिस्तान पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए वादी से निकल जाने को कह रहे हैं और उन्हें अब भी हिंदुस्तान के साथ में रहने में अपना भविष्य बेहतर दिख रहा है।
आपने सुनी वो बात, किस रूप में यहाँ पे ये बात कही जा रही है। कहा जाता है एक जैसी मुसीबत लोगों में एकता को मजबूत करती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के जुल्मों की तस्वीरें पेश की। उसमें दिखाया कि किस तरह पाकिस्तान के सुरक्षा बल लोगों पर जुल्म करते हैं। ये तस्वीर जो आप वीडियो देख रहे हैं, दरअसल ये टीटीपी की तरफ से जारी किया गया था। पाकिस्तान की सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से जो जुल्म है उसको दर्शाते हुए, टीटीपी को छोड़ दीजिए, उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सेना और सरकार पीओके की तरफ से जो जनता अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, जो मांगों को उठा रही है, अगर उसको भी मान ले तो भी शायद ये कहा जाए कि जिस तरह से हालात हैं यहाँ पर, बहुत कुछ बदल जाएंगे, यहाँ की फिजा बदल जाएगी। लेकिन माने एक और पीओके सुलग रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी धधकने की ओर बढ़ रहा है। कैसे हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखाते जाते हैं। बलूचिस्तान की जो तस्वीरें आई हैं वो जल्दी से दिखाएं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये तस्वीर बलूचिस्तान की है। इन लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखिएगा, सुनिएगा, फुल स्क्रीन पे ये तस्वीर दिखाते। आप क्या समझते हैं? आपने ये देखा किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। बलूचिस्तान में ये वही महिलाएं हैं जिनको लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा पाकिस्तान की सेना सरकार की तरफ से, जिनके अपनों को गायब कर दिया गया अचानक रातों रात। ये देखिए, अब हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बलूचिस्तान में सड़कों पर महिलाएं, बच्चियां निकली हैं अपने अधिकार के लिए। साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नीतियां पाकिस्तान को बर्बाद कर रही हैं। संभालना तो बहुत दूर की बात है। उनका मकसद पीओके के संसाधनों का शोषण करना ही रहा है, उन्हें सुविधाएं देना तो कतई नहीं रहा। और उनकी ये नीति अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी रही। और आज हालात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा हिस्सा धधक रहा है। बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या शहबाज सरकार पर लोगों को भरोसा रहा ही नहीं जो लोग सड़कों पर उतर आए? क्या पाकिस्तान सुरक्षा बलों की कार्रवाई से लोगों का गुस्सा और भड़क रहा है? क्या शहबाज शरीफ जनता का गुस्सा शांत करने के लिए उनसे मुलाकात कर ही नहीं सकते? तमाम बड़े सवाल और लोगों के जहन में हैं। करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मालिक जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ में दो खास मेहमान कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वजीहा सईद और सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान के हसाम दुर्रानी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। जल्द ही एक खास मेहमान बलूचिस्तान से भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाते हुए आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज चर्चा की शुरुआत वजीहा सईद जी आपसे करना चाहती हूँ। कई बार आपकी मेरी चर्चा हुई अलग अलग माध्यमों के अलग अलग विषयों के साथ में, लेकिन जो अभी हालात है, पिछले हफ्ते 10 दिन हो चुके हैं। वैसे तो ये नाराजगी बहुत लंबे वक्त से रही, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में जो तस्वीरें घाटी से आती हैं पाकिस्तान की तरफ से, पीओके या बलूचिस्तान से, वो बड़ी हैरान करती हैं, सवाल खड़ी करती हैं। क्या इन लोगों की नाराजगी दूर करने में सरकार, सेनाएं अब नाकाम नजर आ रही हैं? क्या क्यों अभी तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया? लोगों को मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। नैना जी, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा खूबसूरत प्रोपेगेंडा आप करती हैं, बड़ा अच्छा शो होता है प्रोपेगेंडा का। हर बात को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से आप ढाल लेती हैं, बड़ा कमाल है ये भी, जो कि हम और मुझे बड़ी हैरानी होती वजीहा जी कि आपको जब तस्वीरें दिखाती हूँ वो आपको प्रोपेगेंडा नजर आती है, लोगों के आंसू आपको प्रोपेगेंडा नजर आते हैं। मैं भी यहाँ से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, वीडियोस मेरे पास भी आती हैं, लोगों के साथ मेरा भी होता है और शायद आप लोगों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज आप 7 जून का नाम लेकर जो वीडियो चला रही हैं, ये पुरानी वीडियोस के साथ भी आप इसी तरह करते हैं। अभी गुज़श्ता 7-8 दिनों से मजीद कोई फायरिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बुरहान वानी चौक मुजफ्फराबाद में और शहीद चौक मीरपुर में लोग इस वक्त मौजूद हैं। छोटे छोटे सिटिंग्स हो रहे हैं, रावलाकोट में है और एक आध और जगह है भिम्बर में, कोटली में, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। और उन्होंने अभी 20 जून के बाद हड़ताल की एक और कॉल दी है, जिसके ऊपर अभी देखिए क्या होता है आगे चल के। लेकिन ये कि बहुत सारी मांगे पूरी हो चुकी, तो मेन 1-2 रह गई है। 8 दिनों में कोई एक तो गोली आपको नहीं पता है चली। 12 सिर्फों का मामला है, और दूसरा वो जो कह रहे हैं कि एजेके की जो कश्मीर कमेटी है, कश्मीर काउंसिल है, उसके कट्स किए जाए। मैं भी उसके हक में, उसको काटना चाहिए। वो अभी तक वो हमें वो दे नहीं सके जिसके लिए उसको बनाया गया था, उनसे वो हमें नताइज हासिल नहीं हुए। और एलीट्स के लिए जो टैक्सेस का निजाम है
वजीहा आप कह रही हैं 8 दिनों में कोई गोलियां नहीं चली, प्रदर्शन शुरू हुए कितना टाइम हो गया? आप ही एक तरफ पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पहले दावा किया गया 11 लोगों की 16 लोगों की जान गई, फिर वो दावे झूठे थे क्या? कोई नहीं कह रहा कि 200 बंदा मर गया। आप पहले दो दिन मुझसे लड़ती रही कि 250 बंदा मर गया। कितने लोग मारे गए? कितने लोग मारे गए वजीहा? आप बता दीजिए कितने लोग मारे गए, आप ही बता दीजिए। मैं 20 बंदे मान रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से मुझे अंदाजा है कि 20 बंदे जो है वो मारे गए हैं दोनों तरफ से, मुजाहिरीन के भी और हमारे पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो क्या आपके अनुसार उन 20 लोगों की जाने कोई मायने नहीं रखती क्या? 20 बंदों में, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, प्रोपेगेंडा 20 को आपने 250 बना दिया। अरे एक बंदे की जान भी उतनी कीमती है जितनी के 100 बंदों की जान कीमती है। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे आप एक बात बताइए, क्या उन 20 लोगों की जान आपके लिए कोई मायने नहीं रखती क्या? मैं बोल रही हूँ चलिए 20 भी छोड़िए, 2 लोगों की भी जान अगर गई तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती क्या वजीहा? हमारी राय भी जरा उसके ऊपर सुन लिया कीजिए। तो देखिए, जब तक एक दूसरे के जख्मों को नोचने की पॉलिसी रहेगी ना, जो इंडिया कर रहा है, इस तरह ना आप अपने मुल्क में अमन ला सकते हैं ना खिते में कहीं और अमन होने दे सकते हैं। रहे कश्मीरियों के अंदर बहुत सी राय है। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें राइट ऑफ प्लेबिसाइड दिया जाए, हम अपना फ्यूचर का फैसला करें कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना है, भारत के साथ रहना है या आजाद होना है। कश्मीरियों की अक्सरियत ये हक चाहती है। उसमें से कुछ लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का साथ चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है, शायद 100 में से 1000 में से शायद एक बंदा होगा जो कहेगा शायद मैंने हिंदुस्तान के साथ जाना है, या चंद एक लोग होंगे जो कहेंगे कि हमने कश्मीर को एक अलहदा रियासत के तौर पर, एक अलहदा कौम के तौर पर पूरी दुनिया में अपना जो है वो मनवाना है। लेकिन एंड ऑफ द डे और हजार में से 999 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। 1000 में से 999 लोग होंगे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना को पीओके या बलूचिस्तान से बाहर निकालो। अच्छा सुनिए वजीहा, आपने कहा प्रोपोगेंडा की, आप भारत के ऊपर आरोप लगा रही हैं, भारत प्रोपोगेंडा। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर किस तरह से दबाव है। आपको पाकिस्तान मीडिया का ही एक जरा क्लिप दिखा देती हूँ जो किस तरह से आप ही के देश की आवाम ने उसे धराशायी कर दिया। सुनिएगा वजीहा प्लीज, वो वीडियो जरा दिखाइएगा, जरा ये प्रोपोगेंडा वाली बात जरा क्लियर हो जाए वजीहा की, वो क्लिप प्ले कीजिए प्लीज। किसी भी तरह से है वो ये कहते हैं और उनको कहने दे, इस तरह तो आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। मम्मी ना तंग करो, जैसे दरवाजा बंद करिए, अंदर रहिए। अच्छा वो वाला वीडियो, वो जी न्यूज़ पे खबर चली थी कि बाजार खुला है तो सारी हड़ताल शड़ताल खत्म होगी। तो कौन सा बाजार खुला हो वो हमें बताए ना, कोई सामान लेना था हमने उधर से। भाई अगर आपने तंज के लिए फोन किया है तो माजरत के साथ गलत जगह फोन कर दिया आपने। इस्लामाबाद ब्यूरो पेशावर कराची वाले चला रहे हैं, ठीक है? नहीं, कराची वाले कैसे? आपकी खबर सुनी है मैंने कि इस तरह बाजार खुला है, सब आम रूटीन है, वही पूछ रहा हूँ किधर खुला हुआ है। आपके बाजार बंद है? जी बंद है, सब कुछ बंद है, प्रोटेस्ट चल रहा है आपका? जी बस इतनी सी बात है आप इधर नहीं की, मैं बता देती हूँ आगे। तो आपने क्यों किया फिर ऐसा? सर मैंने दिए, 6000 बंदे मेरे साथ काम कर रहे होते, हम चेंज करा देते हैं। तो वजीहा, हालांकि मुझे पता है इसको भी आप डिनाइल मोड पे लेकर जाएंगे, लेकिन ये आप ही के चैनल की तरफ से आप ही के जनता बोल रही है कि भाई आखिर क्यों इस तरह से दबाव बना रही है, किस तरह से दबाव है वो स्पष्ट हो जाता है। और ये जो आप सड़कों पे लोगों को देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की तरफ से जो जबरन हिस्से पर कब्जा किया गया है, वहां की आवाम है और वहां के प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि भाई आप निकल जाइए, ये हमारा मसला है, कश्मीरी हम तय कर लेंगे हमें किसके साथ में रहना है, हिंदुस्तान और कश्मीरी तय कर लेंगे। आपको वो उस बात को भी बिल्कुल आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। हम जानेंगे या जम्मू के हिंदू जानेंगे कि हमने कहाँ जाना और किसके साथ जाना है। It should be our responsibility और हमारा। अरे कहाँ जान रहे वजीहा, कहाँ जान रहे? अगर जान रहे होते तो 78 सालों में इतना लंबा वक्त हो गया, लोगों की इस बात को जरूर समझ रहे होते। ठीक है, मैं अन्य गेस्ट का भी रुख कर लेती हूँ, मैं जानती हूँ। देखिए अच्छा मुझे जल्दी से मलिक सर आप इसको बताइएगा, कर्नल मलिक, जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, बार बार ये बात आ जाती है कि भाई ये हमारा मसला है, हमारा मसला। अरे इनका मसला कैसे हो गया जब आवाम हमारी थी, जब वो हिस्सा हमारा था, जब पाकिस्तान ने उस पर जबरन एक तरह से अवैध कब्जा किया। और दूसरी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसी इलाके का हमेशा से मिस एडवेंचर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्चिंग पैड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी वहां पर इतने बड़े स्तर पर होती है। क्या हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या साजिशें रच रहे हैं?
नैना जी, सभी मेहमानों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए, जो पाकिस्तानी जय मेहमान बोल रही है उस पे तो मैं ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं करूंगा कि उनको तो ये रिकॉर्डिंग करके अपने आईएसआई के आकाओं को दिखानी होती है। ये हर पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानी मेहमानों का ये एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत कम पाकिस्तानी पत्रकार ऐसे हैं, और जो हैं जिनकी खबरें आ रही है उनको ये मना कर देते हैं कि ये तो दलाल लोग हैं, ये पत्रकार नहीं हैं। चलिए, मैं इस बात से छोड़ देता हूँ। हमारी पाकिस्तानी आदरणीय मेहमान ने बोला कि देखिए ये हमारे बंदे हैं और हिंदुस्तान में ये हालत है। मैं एक चीज बता देता हूँ वजीहा में, आज अगर गेट खोल दिया जाए 2 दिन के लिए भारतीय मुसलमानों के लिए, भारतीय कश्मीरियों के लिए, और एक भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये गारंटेड है। और यही बात अगर मैं कर दूं, गेट खोल दीजिए ओनली फॉर पीओजे के एंड गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, आप बिलीव कीजिए हाफ ऑफ द पॉपुलेशन विल बी क्रॉस्ड टू हमारे जेएंडके की तरफ, जो हमारी जमीन पे कब्जा करके जो बैठे हैं। एक मुआहदा, एक हस्ताक्षर हुए, महाराजा ने साइन किए, और उसके बावजूद एक बदनीयत से इन लोगों ने कबायली के भेष में, छद्म वेश में लोगों को भेजा। ये जग जाहिर है, रोना रोते रहते हैं उसका यानी जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन का। अरे वो तो बहुत बाद में आया, आपकी नीयत साफ थी तो आप भारत से बात उसी टाइम करते। आपने छद्म वेश में उनको लोकल सलवार कुर्ता पहनाकर जो लोगों को भेजा, उनको कबालियों को, उन्होंने जब वहां कत्लेआम मनाया। प्लीज इसको था इंटरनेशनल लिटरेचर में जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी शर्म आएगी जिस तरह से लोकल कत्लेआम किया गया। एनीवे, अभी आ जाता हूं। देखिए मैम, मुझे इस पूरे खित्ते यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओजे के, इनके लोगों से भी मुझे व्यक्तिगत शिकायत तो है। मुझे जितनी मेरी शिकायत है वो ये है, आप लोगों ने पिछले 30 साल से पाकिस्तान के हाथों में एक रबर स्टैंप का काम क्यों किया? क्यों इन लोगों को लॉन्च पैड बनाने दिए? इनको वहीं पर खत्म कर देना था। क्यों अपने बीच में से अपने बच्चों को उनके हाथों में दे दिया और उनको आतंकवादी पनपने के लिए मौका दिया? नहीं देना था, नहीं देना था, इनसे सवाल करना था। आप हमारे लोग हो, हमारी जमीन है। पाकिस्तान एक छद्म वेश में हमारी जमीन बेच रहा है, वहां पे हमारी जमीन पे इनके फौजी लोग आके रिजॉर्ट बना रहे हैं, और उन पहाड़ी इलाकों में जो उनके यूएसपी है उसको अपने लिए यूज कर रहे हैं। हमारी जो घाटी है शक्शगाम, उसको चीन को किस आधार पर दे दिया? ये तो खुद कहते हैं कि जी ये तो विवादास्पद जमीन है। बकौल इनके एक विवादास्पद जमीन को आप गिफ्ट दे दोगे, बेच दोगे, लेकिन नहीं। देखिए, असली कहानी बड़ी है, एरिया का मुद्दा छोटा है, बिके हुए लोग हैं। पाकिस्तान की एक कीमत होती है, अपनी कीमत के लिए वो कीमत वसूलता रहता है, चाहे चीन हो या इनका बड़ा आका अमेरिका हो। नैना जी, भारत के अंदर जो आज की डेट में जो प्रगति से जो ट्रेन दौड़ रही है, ये तो ट्रेन का मतलब ट्रेन ही समझेंगे। मेरा मतलब है कि जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोग्रेस बना है, और जो जेएंडके के अंदर जो जिसको इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन तक डेरा डाले रहे, जब वहां पे आपदा आई थी, जहां पे एक फ्लड आए थे, तो वहां पर जिस हिसाब से मैसेज दिए गए और जो वहां की मशीनरी ने पैकअप किया वहां का प्रोग्रेस, और वहां की अकाउंटेबिलिटी तय की गई, यहां तक कि हर गांव के सरपंच की एक ऐसी अकाउंटेबिलिटी है, और वो अपने बढ़ चढ़कर वहां के इलेक्शंस में आते हैं, हिस्सा लेते हैं, जीत कर जाते हैं। अपने गांव का, छोटे छोटे गांव जो ऊपर रिज पर बैठे हैं, जो कि 16-16 हजार फीट पर बैठे हैं, वहां पे कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट ने दी है। आई थिंक जो इधर के रिलेटिव्स और उधर के रिलेटिव आप आपस में बात करते हैं तो एक नेचुरल कंपैरिजन आना स्वाभाविक है। इस नेचुरल कंपैरिजन के साथ साथ आप ये देखिए कि मैं बार बार दोहराता हूं, 1,13,000 करोड़ का हमारा बजट है, एनुअल बजट हमारे जेएंडके कश्मीर का। और अगर दोनों मेरे उसको जोड़ दे, दूसरे मेरे जो एरिया है उनको जोड़ लीजिए, 6,750 करोड़ का उनका दोनों का बजट क्यूमुलेटिवली बनता है, जिसमें पीओजे की जोड़ लो, गिलगिट बाल्टिस्तान जोड़ लो। इनके पास एक ही बहाना है कि जनसंख्या कम है। अरे अगर आपका एक भी आदमी 16,000 की फीट पर रहता है तो क्या सड़क नहीं दोगे इसको?
उसका बच्चा बीमार आता है, एम्बुलेंस कैसे जाएगी? नहीं दोगे उसको? ठीक है। हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस तक चालू हो चुकी है और हमारे यहाँ पे हर आदमी के लास्ट मैन रीच तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लेकिन लोग मुझे हैं, लग रहा है हमारे कर्नल इंसान मलिक, हैं। शायद कंपैरिजन तो बहुत दूर की बात हो जाती है, बहुत दूर की कौड़ी है। भारत वाला जम्मू कश्मीर जब आफ्टर 370 हमने देखा, वहां पे बाकायदा इंडिपेंडेंस के साथ में किस तरह से चुनाव होते हैं, वहां पर बाकायदा वहां की आवाम कितनी खुशहाली के साथ में, ना सिर्फ वहां पर व्यापार बढ़ रहा है, वहां जो एक तरह से टेररिज्म बढ़ाना चाहते थे हिंदुस्तान में, वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है और पूरी दुनिया आके बखूबी देखती है। और शायद यही तस्वीर पीओके के लोग भी एक तरह से देखते हैं और उनके मन में यही एक बड़ी टीस रहती है कि 78 सालों में आखिर उन्होंने क्या पाया और क्या खोया वाली बात है। मैं आसम दुरानी जी का एक बार रुख करना चाह रही हूँ। दुरानी साहब, देखिए कंपैरिजन वाली बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन मैं नहीं, पूरी दुनिया और खासतौर से आपके जो पीओके वाला जो हिस्सा है वो कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर 2026 में जो कोई प्रोटेस्ट करता है उसे इकोनॉमिक प्रोटेस्ट, पीसफुली इकोनॉमिक प्रोटेस्ट की बात कही गई, वहां पर जिस तरह से हमले किए गए, ये क्या आर्मी क्रैकडाउन डेमोक्रेसी का एक आपके यहाँ की 2026 का एक मॉडल है? आर्मी प्लस गवर्नमेंट का जो रूल है उसका ये मॉडल है? आखिर क्या है ये? देखिए नैना, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे वो क्या कहते हैं, हाथ बांध के मैं विनती करूंगा कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो मुझे कम से कम तीन मिनट मुझे मत रोकिएगा। उसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लीजिए। आपने यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए कश्मीर की 40 लाख के करीब, पाकिस्तानी कश्मीर में 40 लाख की करीब आबादी है। इसमें से 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बैरून मुल्क जो है वो मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं, सेटल्ड है वहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन 80,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि मतलब 1/3% में हम देखें, आधे नहीं, मैं आपसे नैना, मैंने आपसे पहले, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप ही की बात को खुद को समझने के लिए। आपने कहा जितनी आबादी है, मतलब आधे से एक कम हिस्सा जो है वो व्यापार और सेटल्ड है, आप ये बता रहे हैं। मुझे बोल लेने दे एक दफा, कुछ नहीं होता। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट साहब, किया, आप ही की आपसे बात मैंने को हाथ तो मान के और रिक्वेस्ट की, simplify प्लीज कर रही हूं चुप ना, कर, एक मिनट ठहर जाइए, एक मिनट ठहर, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलिए कुछ नहीं बताइए होता। बताइए। 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो कश्मीर से बाहर सेटल्ड है और 80,000 के करीब वो लोग हैं जो कि ग्रेड 16 से लेके ग्रेड 22 तक सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर मुलाजमत करते हैं। और उसके बाद उसकी बहुत बड़ी एक तादाद है जो कि पाकिस्तान के दूसरे हितों के अंदर, दूसरे सूबों के अंदर, शहरों के अंदर आबादी उनकी मौजूद है और वो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये बताएं कि इन लोगों को साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं समझ आती। अगर इनको हकूक नहीं मिल रहे, कोई भी एक पाकिस्तानी, क्या ये वजीहा यहाँ मौजूद है, इनसे बताएं क्या हसाम दुरानी जो है वो कश्मीर में आके 1 इंच भी जमीन खरीद सकता है? लेकिन वजीहा जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी बना सकती है। अभी कश्मीर के जो लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे सरदार अलियास तनवीर साहब, वो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो उनका शॉपिंग प्लाजा था, सेंटोरस था, वो उसके मालिक थे। ठीक हो गया। हमने कश्मीरियों को जान से मार दिया, हमने उनके तमाम हकूक जब्त कर दिए। दूसरी बात, अब आते हैं, हमें यह बताया जा रहा है कि कश्मीर जो है, पाकिस्तानी जो आज़ाद कश्मीर है, वो उसके अंदर दहशतगर्दी के अड्डे हैं जो कि इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। मैं मान लेता हूं, आप बात कह रहे हैं, मान लेता हूं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एस के मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि 90% आबादी जो है कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की, वो इंडिया के साथ मिलना पसंद करती है, मतलब कि वो दिल से हिंदुस्तानी है। अगर वो दिल से 90% आबादी हिंदुस्तानी है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो अपने उन इलाकों के अंदर इंडिया के खिलाफ लॉन्चिंग पैड्स कैसे चलने दे रहे हैं? तीसरी बात हम आते हैं, आपने कहा कि अगर गेट खोल दिया जाए तो 90% आबादी जो आजाद कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान की है वो इंडिया में चले जाएगी। ठीक है, आप कर लें। कश्मीर का इस वक्त जो जिस तरह भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, 153 अरब रुपया जो वो खुद अपने रिसोर्सेज से बनाते हैं और 158 अरब रुपया पाकिस्तान देता है उनको। ये तो एक मोटी सी बात है। उसके अलावा जितनी उनको जरूरत होती है वो उनको पाकिस्तान देता है। उसमें से 210 अरब रुपया उनको तनख्वाहों और पेंशन की मद में जा रहा होता है सरकारी मुलाजमीन के। हर घर के अंदर ऑन एवरेज अगर आप निकालें तो 2 से 2.5% हर घर का वहां पे सरकारी मुलाजम है। कारोबार उनके आपने देख ली पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। अच्छा। और वो सारे के सारे पैसे कहां पे जा रहे हैं? उनके पास। अब वो ये कहते हैं कि भाई आप जो है ना हमें आजादी दे दें। भाई ले लो आजादी, फौरन से पहले ले लो। जैसे वजीहा ने अभी बात की है कि कश्मीर अगर ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कर दो, मैं बिल्कुल इस बात में मुत्तफिक हूं, उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए हर किस्म से उनको, अगर वो मामला अदा करें। लेकिन फिर क्या होगा? क्या वो अब वो ये कहते हैं कि जनाब वो टैक्स नहीं देंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगा? उनकी अपनी जो काबीना बनेगी वो टैक्स लेगी।
दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनकी वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो पाकिस्तान से गए हुए हैं, बठिंडा से गए हुए हैं, राजस्थान से गए हुए हैं, कि खटमंडो से गए हुए हैं? वो कश्मीरी हैं। उनके जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो टोटल के टोटल 110% कश्मीरी हैं, उनमें से कोई भी जो बाहर का नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद अगर वो बात करते हैं कि जी 12 सीटों की बात करते हैं, तो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी अर्ज की थी कि भारत ने भी तो 25 सीटें रखी हुई हैं। अगर पाकिस्तान ने 12 सीटें रख ली तो क्या होगा? लेकिन सब यहां पे एक पॉइंट जो है वजीहा उसके ऊपर यकीनी तौर पे बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगी कि इन जो कमेटी की जानब से बात की गई है, 12 सीटें खत्म करने की तो बात कर दी गई है, लेकिन वो जो एक बैरून मुल्क जो नॉन रेजिडेंट कश्मीरी की जो सीट है उस पर बात क्यों नहीं करते ये लोग, जो 13वीं सीट है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है। सुन ले वजिया सुन ले, अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, पूरी बात सुनी, आपकी पूरी बात सुनी, और आप जिस प्रोपेगेंडा को क्रिएट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मैंने इत्मीनान से आपको बगैर रोके टोके सुना, बल्कि मैं उसको सिंप्लीफाई करके जानना चाह रही थी, आपने तब भी मुझे शांत करा दिया, फिर भी मैंने सुना। आप ही ने कहा कि आपके यहाँ जितनी आबादी है उसमें से लगभग 10%, आपने कहा लगभग 10 लाख की जो आबादी है, आपकी लगभग कुछ हिस्से की आबादी वहां पे वर्किंग है, सेटल्ड है, सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित है। असल में आपने हकीकत खुद ही ने बता दी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बार बार जिस कंपैरिजन की बात हो रही है उस कंपैरिजन को भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो दुरानी साहब है, उन्होंने खुद ने बता दिया कि एक बहुत छोटा तबका जो समृद्ध है, जो मलाई खाता है, जिसके ऊपर सरकार का, ISI का, XYZ जो इम्प्लांटेड है, उन सब का हाथ है। अरे बाकी की आवाम क्यों, आखिर क्यों इस तरह से उन्होंने अनाथ बेसहारा छोड़ दिया? जो लोग सड़कों पर उतर कर आए, आखिर जब इतना अच्छा है पाकिस्तान की सेना सरकार, अगर उन्हें सब्सिडी दे रही है, तनख्वाह दे रही है, बिजली पानी भर भर की दे रही है, तो लोग क्यों गोलियां खाने के लिए आखिर सड़कों पर उतर कर आ गए हैं? अमीन जी, ऑडियो अनम्यूट कर ले सर। नैना जी, मैं आज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 1971 की, जबकि पाकिस्तान एक था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो हिस्से थे। मैं इनसे यही जानना चाहूंगा जो बैठे हैं पाकिस्तान के वकील, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि 71 में पूर्वी पाकिस्तान क्यों बन गया बांग्लादेश? क्या वजह थी? जहां से कि लाखों लाख हमने प्रिजनर्स उनके, मतलब उनकी जो फौज थी उसको हमने यहाँ रख के सालों कई महीने तक उनको खिलाया, जो यहाँ हमने उनको बंदी बनाए थे। लाखों लाख फौज हमने पकड़ी थी यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, और फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको सौंप दिया वापस, शांति की वजह से। आप ये देखिए, पहले ये वजह बताइए कि क्यों गया आपसे बांग्लादेश? आज वही हालात बने हुए हैं, चाहे वो सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे वो PAK के हों। आप इस बात की तारीफें कर रहे हैं, अपने पुल बांध रहे हैं, मैं सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मैं सऊदी अरबिया में पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ भी मुझे POK के लोग मिलते थे जो वहाँ पर होटलों में काम कर रहे हैं, मदीना में काम कर रहे हैं, मक्के में काम कर रहे हैं और जद्दा में काम कर रहे हैं। POK के लोग हैं, ऐसा नहीं है, बाहर के लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं। हमारे ही समझ में आज तक नहीं आया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान अपने ही भाइयों को मारने में लगा रहता है। अभी मैडम वजीहा कह रही थी, मोहम्मद अमीन साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं वो ईस्ट पाकिस्तान 1971 की याद दिला रहे हैं? ऐसे हालात बन गए जो 1971 में बांग्लादेश या पाकिस्तान वाले जो हालात बने थे, या उससे भी वर्स्ट हो गए? नैना जी, आज इन्होंने POK के भी बना दिए हैं, चाहे वो आप देखिए सिंध प्रांत की बात हो, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, इन्होंने, और ये मुसलमानों के इतने हमदर्द हैं, ये रमजान के अंदर 147 मारे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपने भाइयों को, और बराबर में आप 450 मारे, अस्पतालों पे मारे, हमले किए। जबकि और उसके बाद इनके जो चीफ हैं वो क्या थे, कैप्टन थे, उसके बाद 25 में जो है बने आर्मी चीफ, फिर 25 में अंदर बन गए ये CDS बन गए, और वहाँ पर सारी ताकत है, मुनीर की ताकत है, वहाँ पे शहबाज शरीफ की नहीं है। शहबाज शरीफ कुछ नहीं होते, एक पपेट हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके पीछे आर्मी है। आर्मी नहीं होगी तो उनको जेल में डाल देगी, जैसा कि इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अभी जेल में हैं ऑलरेडी। बार बार हिंदुस्तान को आंखें दिखाते रहते हैं। आज हमारी क्या बात करेंगे? हमारा POK के सामने जो बना हुआ है JNK, उसको आप देख लीजिए, कोई कहने की बात नहीं है। दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं क्या हमारी इमेज है, क्या आपकी इमेज है, आपके यहाँ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे देश के लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम किस तरह खाते हैं, किस तरह रहते हैं। और बार बार अब हमारे देश के मुसलमानों की बात लेके घूमते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने दातानी शो में लंदन में कहा था इस बात को कि जितने अच्छे मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं,
केयर किए जाते हैं उतने पाकिस्तान में मुसलमान केयर नहीं किए जाते। नैना जी, आपकी इस बात पे दुरानी साहब हंस रहे हैं, वजीहा भी आपकी इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं। मुझे नहीं पता इतने गंभीर मसले पर मुस्कुराहट या हंसने की वजह क्या है। अरे दुरानी जी का भी ऑडियो जी जी मैं बताता हूँ। देखिए, बात यहाँ पर हो रही है, फिर मैं पाकिस्तानी मर्जी का कश्मीर करूँ। की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, लेकिन ये जो है ना हमारे जो है अपना अमजद, अपना क्या नाम है, मोहम्मद अमीन साहब, ये पता नहीं हिंदुस्तानी मुसलमानों का फटा कहाँ से लेके आ गए। वो भाई, हमने तो ना वजीहा ने कोई बात किया, ना मैंने कोई बात की है, हम तो अपना रोना रो रहे हैं। अब अमीन साहब, मुझे पता है आपके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी प्लीज वो बात करें। मैं मानता हूं सर, आप बहुत बड़े, आप अक्लमंद हैं, आप बहुत अच्छी जगह पे पोस्टिंग भी रहे हैं, आपने बड़ा कुछ किया, लेकिन जो बात हो रही हो काइंडली आप उसी के अगर उसी को अगर लेके चले तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अब इस ईस्ट आपकी पाकिस्तान का किस्म की जिक्र हो भूख रहा है दिमाग फिर में से, जो बात करने की 1971 जो बात जैसे हुई हालात है, बन गए हैं। सुन लेना, मैं उनसे बात कर रहा हूं ना, उन्होंने जो बात की मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आपने कहा उन्होंने जो बात इररिलेवेंट है, कही तो है मैं वो आपको 110%। रिलेवेंस की तरफ ला रही हूँ ना, फिर अहमद मस्तिकान जी का भी करूंगी। जी चलिए बताएं, बोलिए बोलिए, बताएं बात पूरी बताएं कीजिए, बताएं बात बताएं। पूरी कीजिए अच्छा, कीजिए। नहीं, दूसरा अभी इसी में उन्होंने बात कही, इन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया। आप ही के चैनल्स के ऊपर मैंने प्रोग्राम में शायद हाँ, आपने भी मुझे प्रोग्राम में बुलाया, मैंने आपसे ये बात कही थी, और आप अपने पुराने प्रोग्राम्स का वो निकाल के बेशक चेक कर लीजिएगा। वो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपको बताया था कि वो हॉस्पिटल नहीं था, और वो बाग में पूरी दुनिया ने माना भी है कि वो हॉस्पिटल नहीं था। तो रानी लेकिन साहब, अभी आपके जो लिए ये दुनिया मुझे नहीं अभी पता हमारे कौन है। अमीन साहब जो है, सुनिए अभी ना, हमारे जो मुझे नहीं अमीन पता साहब है, आपकी दुनिया अगर में हमारे क्या है। अमीन साहब को अगर अभी भी आपकी दुनिया इंफॉर्मेशन पूरी में, नहीं अगर है, आपकी दुनिया में अगर अमीन लंदन साहब है, को इंफॉर्मेशन अभी भी अगर पूरी आपकी नहीं है, तो दुनिया मेरा में ख्याल है अमीन विदेशों साहब को कुछ विदेशी थोड़ा सा ना एम्बेसीज पर अगर पढ़ आप लेना चाहिए। देखेंगे, अमीन बाकायदा साहब वहां के सर सांसद भी आप पीओके बुजुर्ग के आदमी हालातों है, पर सीनियर चर्चा कर आदमी रहे है, हैं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप सीनियर आदमी है, बुजुर्ग आदमी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अमीन साहब फैक्ट एंड फिगर के मुताबिक चलें, बहुत अच्छा होता। मैं ठीक है, आपसे चलिए वरना फैक्ट बहुत एंड सीखता फिगर हूं, की ही बात लेकिन कर आप लेते झूठी हैं। झूठी बात मत करें। आप ठीक फैक्ट है फिगर पे ठीक है, बात देखिए करें, मैं मुझे उसका पता जवाब था। देने को तैयार हूं, आप झूठी बात मत करें। ठीक है, मैं समझ गई, मुझे पता था कि आप ऐसे ही इन चीजों को, जैसे फैक्ट रखने की बात आएगी आप उसे डिनाइल के तौर पर ले जाएंगे। अहमद मस्तिकान जी, आपका बचपन, आपके कई लोग बलूचिस्तान में हैं, बलूचिस्तान से आपकी यादें भी जुड़ी हुई हैं। आज जिस तरह के बलूचिस्तान में हालात हैं, बार बार कहा जा रहा है ईस्ट पाकिस्तान का 1971 वाला अध्याय पीओके और बलूचिस्तान का उठता हुआ नजर आता है। क्या यहाँ की सरकारों के पास समाधान नहीं है? और वजीहा और दुरानी साहब कह रहे हैं वहां पर जो हालात हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, कुछ बंद नहीं है, 8 दिनों में कोई गोली नहीं चली, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए। जी, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखिए, ये जो मुसीबत अंग्रेज खड़ा करके गया, जिसका नाम ही मज़ीक़ा खेस है पाकिस्तान, जिसका वजूद 90 साल पहले था भी नहीं, किसी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ भी नहीं था, ये अंग्रेज का बनाया हुआ एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। ये फेल्ड प्रोजेक्ट है जो दो कौमी नज़रिया, जो टू नेशन थ्योरी, ये टू नेशन थ्योरी तो बहरे बंगाल में 1971 में गर्क हो गया था। टू नेशन थ्योरी तो ये पंजाबी जिहादी फौजियों ने लाखों बंगाली खवातीन का बालात करके, मिलियंस ऑफ बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम करके खुद से ही इन्होंने उस जो थ्योरी सो कॉल्ड गला दबोच दिया था। हमारे बलूचिस्तान में आज खून की नदियां बह रही हैं, हमारे महिलाएं आज खड़ी हो गई हैं, हमारे महिलाएं को इतना इन्होंने तंग किया कि वो सड़कों पे निकल आई। हमारे औरतें घरों में रहती थी, आपने देखा कि 20 साल से वो सड़कों के ऊपर इस्लामाबाद के रोडों पर आकर इनसे भीख मांगे इंसाफ की। इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए पंजाबी जिहादी जलादी फौजियों ने, और वो इतने मजबूर हो गए आज कि उन्होंने पहाड़ों के ऊपर बलूचिस्तान के हथियारे उठा दिए हैं। मेरा उन नौजवानों और महिलाओं को लाखों सलाम। फतेह बलूचिस्तान की आवाम की होगी, शिकस्त पंजाबी जिहादी फौजियों की होगी। जहां तक कि कश्मीर और बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ये 33,000 स्क्वायर मील इंडिया का अटूट अंग है, और ये 4.5 मिलियन कश्मीरी और जो 1.25 मिलियन गिलगित बल्तिस्तानी ये इंडिया के शहरी हैं। हमारे इंडिया की हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके
अपने इलाके को ले ले और अपने शहरियों की जानों की दिफा करें। मेरे जैसे हमारे भाई अमर मस्तिकान जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अगर लेना होता तो हमारे पास में कई मर्तबा ऐसे मौके रहे, लेकिन हमारा ऐसा अनाधिकृत तरीके से ना घुसने की, ना घुसपैठ करने की, ना हथियाने की एक तरह से आदत है। अच्छा कर्नल मलिक साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मुझे जरा बता दीजिए, अभी यहाँ पर दुरानी साहब ने तो अलग अलग आंकड़े पेश कर दिए, अगर यहाँ पर इतना खुशनुमा माहौल है, अगर हर दूसरा व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए इतना समृद्ध है, सक्षम है, उसकी आवक, उसके पास में सैलरी इतनी अच्छी है, तो क्यों सब्सिडी देते हैं अपने वहां की आवाम को? आखिर क्या सब्सिडी की जरूरत पड़ जाती है? और जनता तो बार बार इसी बात को दोहरा रही है ना कि हमारे पास में तो कुछ भी है ही नहीं, हमारे हाथ खाली हैं। और खुद पाकिस्तान की संसद के अंदर अगर इस तरह के हालात हैं, वहां पे आवाजें बुलंद हो रही हैं, तो उसे क्या कहेंगे? नैना जी, देखिए व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, बट तारीफ है दुर्रानी साहब की, वो एक पटु वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, और इस अच्छा बोलने के चक्कर में बात को बहुत अच्छी तरह एनसर्कल घुमा देते 360 डिग्री। देखिए उन्होंने हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में ये बोला कि आप यहाँ वहां मत बैठ के आप पॉइंट पे बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके पे। देखिए दुर्रानी साहब, आप एक, मैंने आपकी जितने आपको सुनता हूं या कभी जब सुना है आपसे, एक दो बार आपके सामने आया हूं, मैंने ये पाया है कि आप बात के फैक्ट्स को तो रखते हैं, बट चूंकि शायद पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट में आप रह रहे हो तो आपकी थोड़ी सी मजबूरी हो सकती है उस तरह से बात को घुमाना। सुनिए मेरी बात, देखिए ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूं, अगर भारत और पाकिस्तान हम आपस में हमारी आदान प्रदान हो जाए तो पाकिस्तानी फोर्स का क्या काम है? आपको बहुत कम फोर्स चाहिएगी जो कि आपको दूसरे फ्रंट पर लगाने की जरूरत रहेगी। तो आपके पाकिस्तान का तो पूरा एग्जिस्टेंस ही भारत विरोध पे है। देखिए हो सकता है मेरे व्यूज इस तरह से हैं कि जो आपको पसंद ना आए, यू आर वेलकम टू टेक दैट वे। भारत ने कभी भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, बसाए अभी पहलगाम में जो किया था, पहलगाम से पहले कि जिसमें हमने कभी इनग्रेस की हो, जबरदस्ती किसी की जमीन कब्जाई हो, इंक्लूडिंग हमारी जो जमीन आप लोगों ने कब्जाई, आप लोग का मतलब आपके एस्टेब्लिशमेंट, पर्सनली मत लीजिएगा, वो 47 में ही क्या अक्टूबर में ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी। ये आफत वो थी दुर्रानी साहब कि जो वहां पे कट्टरवादिता फैलाई गई। हमारा कोई भी एक मुसलमान, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर दरवाजा खोल दे एक भी मुसलमान आपके पास नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दुनिया में मुसलमान कम्युनिटी के लिए सबसे सुंदर जमीन ये भारत की देश है। यहां पे इतने फलते फूलते हमारे बारे में फैलाई जाती है खबरें कि जी कश्मीर में अजान नहीं होने देते, ये नहीं होते। दुर्रानी साहब, आई एश्योर यू, आप मेहमान बन के आइए, हमारे पास रहिए, आपका मन भी एक बार डोल जाएगा कि मैं पाकिस्तान शायद वापस ना जाऊं। मैं लब्बो लबाब आपको एक क्रक्स बता रहा हूं यहाँ की सिचुएशन का, कश्मीर का, भारत के अंदर के मुस्लिमों का। हमारे मुस्लिम वो है जिन्होंने यहाँ की हर चीज में भाग लिया है, हर चीज में उनका योगदान रहा है। इतना जरूर है कि वी गॉट कैरिड अवे, और 47 में जो द्वि सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी है, जैसा कि हमारे बलूच भाई ने भी बोला, वो टू नेशन थ्योरी हमारे लिए एक अभिशाप बनी, और अभिशाप ऐसा बनी, वो उसका रीजन धर्म ही था, और धर्म को एक्सप्लॉइट किया कुछ लोग, और कुछ लोग उसमें कैरिड अवे हो गए। तो असली कहानी ये मत कहिएगा कि ये नहीं है, धर्म के कट्टरवादिता जो हुई है वो असली जड़ थी। ये आज भी ये नासूर रह रह के सामने आता है। मेरे देश के जो मुस्लिम भाई हैं वो इतने खुश हैं, यहाँ पे रात दिन काम करते, फले फूलते हैं। जी 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 नैना जी, एक बात और कहना चाहता हूं मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, डिनायल इज द इजिएस्ट वे, इजिएस्ट वे। आप मना करते रहिए कि कोई है ही नहीं समस्या, और यही बात आप सर, और यही इसी बात को तो हमेशा डिनायल तरीके से ही तो एक तरह से ले जाते हैं। दुर्रानी जी, जो हालात हैं उसको भी डिनायल करेंगे क्या? इस बात को तो स्वीकार करेंगे, लोग सड़कों पर हैं, लोगों की जान जा रही है। आपके अनुसार 20 या 2 XYZ जितने भी जो हालात हैं पूरी दुनिया के सामने उनकी तस्वीरें हैं। नहीं, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि वो लोग बाहर नहीं निकले। मैंने कब कहा है वो बाहर नहीं निकले? बिल्कुल निकले, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी साथ में ये देखें, सबसे पहले निकले कब थे? सबसे पहले ये इस बात पे निकले थे कि जी आप जो हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं उसके यूनिट का रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनका रेट कितना कम किया जाए। उन्होंने खुद कहा कि जी हम 2 रुपए से ज्यादा का 1 रुपए, हम 2 रुपए पर यूनिट से ज्यादा पैसे नहीं देंगे। वजह है, बैठिए आप उनसे पूछ लें, वो 2.5 रुपए जो है इस वक्त वो यूनिट का जो है 1 यूनिट का जो बिल दे रहे हैं। पता है दुर्रानी साहब, आप मेरे ही सवाल का जवाब दे देते हैं। जब सुनी ना ये इकोनॉमिक वे में अगर पीसफुल प्रोटेस्ट था, फिर ऐसे क्या हालात बन गए कि गोलियां चलानी पड़ गई? नैना जरा कंट्रोल कर लो, कुछ नहीं होता।
आटे की बात कर रहे हैं तो क्या उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आटा, क्योंकि हमारे यहाँ पे गंदम होती नहीं है, हमें आटा जी मैं यही तो बोल रही हूँ, आप ही की बात दूसरी को मैं जगह से दोहरा रही मंगवानी हूँ, पड़ती है। आपको मेरी बात दोहराना पसंद नहीं आता। अरे मैं वही तो बात कह रही हूँ, अरे आप ही तो सुनिए जरा। आपने जो बोलना था आपने बोल लिया, आपने जो बोलना था बोल लिया। मैं ये बोल रही हूँ कि आप ही तो वही बात बोल रही जो मैं बोल रही हूँ कि ठीक है, जब अगर बेसिक चीजों पर अगर लड़ाई थी तो फिर गोली चलाने की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसी क्या पहले से रणनीति थी आपकी सेना की? नैना मुझे बोल लेने दे। यहाँ पे दो अहबाब ने ये बात कही कि 1971 जो था उसमें बांग्लादेश जो है वो हमसे अलग हुआ। मैं मानता हूं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, 17 दिसंबर 1971 में। लेकिन वो नरेंद्र मोदी साहब की जो तकारीर हैं जिसमें बबांगे दोहल वो इस बात को खुशी मना रहे हैं कि हमने जो है ना मुक्ति बाहिनी तैयार की और उसके बाद जो है हमने बांग्लादेश को तोड़ के पाकिस्तान को तोड़ दिया। अरे आपको मोदी साहब का इतना फोबिया है ना, नहीं सुनिए आप काम की बात नहीं कर रहे ना दुरानी जी, ये टाइम किल करने का तरीका होता है। 1971 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे दुरानी साहब, मैं जानती हूँ आपको भारतीय प्रधानमंत्री का इतना फोबिया है। अरे आप जरा अपने डेमोक्रेसी की चिंता कर लीजिए, आपको इतना फोबिया, या फिर आपके भी दिल में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। जिस तरह से आपकी पीओके की जनता जब बार बार कह रही है कि भाई हमारा मसला है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें हिंदुस्तान के साथ में मर्ज कर दो, आपके भी दिल में शायद वही बसते हैं, आपके भी दिल में शायद वही बसते हैं। आज वक्त इतना ही है, मैं माफी के साथ आप सभी को यहीं पर ही रोक रही हूँ। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, लेकिन कोई समाधान नहीं है। हर बात पे सिर्फ डिनाइल और हर बात पे सिर्फ हिंदुस्तान को बीच में लाना, एक यही रणनीति है पाकिस्तान की सेना सरकार की। वक्त ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है, अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।